पुस्तक का नाम विटामिन युक्त आहार लें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। आधुनिक समय में एक और तत्व का पता लगाया गया है जिसको अंग्रेजी में विटामिन कहा गया है। वैज्ञानिकों का मत है कि यह तत्व एक दृष्टि से खाद्य प्राण कहा जा सकता है, यद्यपि उसे स्थूल रूप में नहीं देखा जा सकता, पर प्रभाव की दृष्टि से उसका पता सहज में लगाया जा सकता है। यह प्रत्येक ताजा फल और तरकारी में अधिक मात्रा में पाया जाता है और जैसे जैसे वह बासी पड़ता जाता है, विटामिन का परिमाण घटता जाता है। इसी प्रकार फल और तरकारी को यदि आग पर पकाया जाए तो विटामिनों का बहुत सा अंश नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विटामिन खाद्य के प्राण या जीवन तत्व की तरह होता है, जिसके नष्ट हो जाने पर पदार्थ बाहर से तो जैसा था वैसा ही दिखाई देता, पर उसका गुण बहुत कुछ जाता रहता है। विटामिन का मुख्य कार्य हमारे शरीर के विभिन्न जीवन रसों में सतेजता उत्पन्न करना होता है। इसके अभाव से शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिनों का पता लगाया जा चुका है, पर मानव शरीर पर जिन विटामिनों का विशेष प्रभाव पड़ता है और रोगों को दूर करने में जिनसे अधिक सहायता मिलती है, उनकी संख्या 5 ही है और उनको 1 विटामिन ए, 2 विटामिन बी, 3 विटामिन सी, 4 विटामिन डी और 5वां विटामिन ई के नाम से पहचाना जाता है। आयुर्वेद में इसे पोषणीय तत्व कहा गया है और इसकी कमी से शरीर के विकास में भारी बाधा पड़ जाती है। विटामिन ए पौधों की पत्तियों पर सूर्य का प्रभाव पड़ने से उत्पन्न होता है। पत्तियों से इसका कुछ अंश फल और बीजों में भी पहुंच जाता है। जो पशु हरा चारा खाते हैं उनके दूध में ये काफी मात्रा में पाया जाता है। पालक, करमकल्ला, मूली, गाजर, सलाद की पत्ती में विटामिन ए अधिक मात्रा में मिलता है और जो व्यक्ति इन पदार्थों को ताजा रूप में व्यवहार करते हैं उनके स्वास्थ्य को इससे बहुत लाभ पहुंचता है। शरीर की वृद्धि के लिए इसकी विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो बालक शुद्ध दूध और ताजा फल आदि खाते रहते हैं उनकी वृद्धि शीघ्र होती है और स्वास्थ्य मजबूत रहता है। इससे हमारे ज्ञान तंतुओं को बल मिलता है और आँखों, आंतों, फेफड़ों, मूत्राशय के ऊपर की झिल्ली की रक्षा होती है। निमोनिया, तपेदिक, पेचिश आदि बीमारियां भी इसकी कमी के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। जिन बच्चों के शरीर में इसकी कमी होती है उनको डॉक्टर लोग कार्ड लीवर ऑयल का सेवन करने की सलाह देते हैं, जो एक समुद्री मछली से तैयार किया जाता है। दवा के रूप में उसका प्रयोग अच्छा बतलाया गया है, तो भी वह इतना लाभदायक कदापि नहीं हो सकता जितना शुद्ध दूध मंदी आग पर थोड़ी देर ही पकाकर काम में लाया जाए और पत्तेदार तरकारियों को भी यथासंभव कच्चा या कम पकाकर खाना चाहिए। आयुर्वेद में इसे ओजवर्धनीय तत्व कहा गया है। विटामिन बी का निर्माण भी पौधों में होता है, पर यह उन तत्वों से उत्पन्न होता है जो पृथ्वी और वायु से प्राप्त होते हैं। साथ ही एक अंतर यह भी रहता है कि जहां विटामिन ए पत्तों में, विशेषकर कोपलों और फुनगियों में सबसे अधिक पाया जाता है, विटामिन बी फलों और बीजों में विशेष रूप से मिलता है। यह भी शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है और साथ ही मांसपेशियां, स्नायु और त्वचा के कार्यों में भी इससे सहायता मिलती है। गेहूं, जौ, मक्का, हाथ से कूटा चावल, मटर, चना, गोभी, हरी तरकारियां, मूंगफली, अखरोट, नारियल आदि में यह पर्याप्त पाया जाता है। ये विटामिन कई प्रकार का होता है और इसके अभाव से भूख की कमी, थकावट, स्त्रियों के स्तनों में दूध की न्यूनता, बेरी की बीमारी आदि शिकायतें पैदा हो जाती हैं। विटामिन सी का प्रभाव विशेष रूप से पाचन शक्ति पर पड़ता है। यह नारंगी, नींबू, टमाटर आदि में विशेष रूप से पाया जाता है। करमकल्ला, पालक, मूली, गाजर आदि में भी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। यह आग पर पकाने से बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसकी प्राप्ति के लिए उपरोक्त पदार्थों को कच्चा या बहुत कम पकाकर ही खाना चाहिए। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक बीमारी विशेष रूप से होती है,
जिससे खून में दोष पैदा हो जाता है और मसूड़ा फूलना, जोड़ों का कड़ा पड़ जाना, दांत कमजोर हो जाना, पायरिया आदि बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। विटामिन सी की कमी से स्वास्थ्य निर्बल पड़ जाता है और रोगों को रोकने की शक्ति बहुत घट जाती है। विटामिन डी का संबंध विशेष रूप से हड्डियों से है और जिन बच्चों के शरीर में इसका अभाव होता है उनकी हड्डियां मुलायम होकर झुक जाती है और उन्हें सूखा नामक रोग हो जाता है। बड़ी आयु के व्यक्तियों को भी विटामिन डी के अभाव में संधिवात और मधुमेह जैसे रोग हो जाते हैं। सीना सिकुड़ जाता है, तोंद बाहर निकल आती है। यह विटामिन सब फलों और तरकारियों में नहीं पाया जाता है। कुछ पत्ते के सागों, पीली गाजर, पपीता, नारियल, टमाटर में ही यह पाया जाता है। पर इसकी प्राप्ति का सबसे मुख्य स्रोत सूर्य की धूप है। जो लोग नंगे बदन सूर्य की धूप में रहते हैं उनका यह स्वतः ही मिल जाता है। विटामिन ई का प्रभाव पुरुषों की काम शक्ति और स्त्रियों की संतानोत्पादन शक्ति पर पड़ता है। जिन स्त्रियों में इसका अधिक अभाव होता है वे प्रायः बंध्या हो जाती हैं। मानसिक शक्ति पर भी इसका प्रभाव बहुत हानिकारक पड़ता है। यह गेहूं के अंकुर में बहुत अधिक रहता है। इसके अलावा हरे शाक, ताजा दूध, गुड़ में भी पाया जाता है। आयुर्वेद में इसे भाजीकरणीय तत्व कहा गया है और मेवा, गोखरू, ताल मखाना, बादाम पाक, च्यवनप्राश जैसे खाद्यों और औषधियों में उसे बताया गया है। यद्यपि विटामिन स्वयं कोई दवा या खाद्य नहीं है, पर उनकी कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां या निर्बलताएं अवश्य पैदा हो जाती हैं। लवण से अधिकांश लोग नित्य भोजन के साथ मिलाए जाने वाले साधारण नमक का ही अभिप्राय समझते हैं, पर वैज्ञानिकों ने मनुष्य के खाद्य पदार्थों में लगभग 20 प्रकार के भिन्न भिन्न लवण खोज निकाले हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में बहुत अधिक मदद पहुंचाते हैं। इन लवणों में सबसे मुख्य कैल्शियम है जो एक प्रकार का चूना होता है जिससे हमारी हड्डियां और दांत आदि बनते हैं। ये मुख्यतः दूध से प्राप्त होता है। इसके सिवाय पोटेशियम, सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम, गंधक, आयोडीन आदि भी आवश्यक माने गए हैं। लोहे से हमारे रक्त का रंग लाल होता है और उसकी शक्ति बढ़ती है। गंधक पाचन शक्ति को ठीक करता है। आयोडीन की कमी से गले में घेंगा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। ये सभी क्षार तरकारियों और पत्तीदार शाकों में काफी मात्रा में रहते हैं। जो लोग अज्ञानवश या स्वाद के ख्याल से तरकारियों को उबालकर उसका पानी फेंक देते हैं, वे सब क्षारों को भी नाली में बहा देते हैं और इस प्रकार अपने शरीर में रोगों को बुलाते हैं। ये लवण अनाजों में भी होते हैं पर ऊपरी छिलके में ही पाए जाते हैं, जिसे अधिकांश लोग चलनी से छान कर फेंक देते हैं, जानवरों को खिला देते हैं। जो लोग स्वस्थ जीवन जीने के अभिलाषी हैं उनको इन आदतों को छोड़ देना चाहिए। शाकों का नरम छिलका फेंका ना जाए और इसी तरह गेहूं में से चोकर को ना निकाला जाए। गेहूं तथा अन्य अनाजों को पहले ही साफ कर लेना उचित है, पर पिसने के बाद उनके चोकर को अलग करना ठीक नहीं। भोजन की सामग्री को किस प्रकार और किस रूप में पकाया जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आधुनिक समय में अनेक विद्वानों ने ये खोज की है कि मनुष्य को पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। पकाने से प्रत्येक खाद्य पदार्थ का जीवन तत्व नष्ट हो जाता है या घट जाता है और वह किसी न किसी रूप में लाभ के साथ थोड़ी हानि भी करता है। इन अन्नों का श्वेत सार इस प्रकार के आवरण से ढका रहता है जिससे हमारे पाचक यंत्रों के रस का उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। भोजन को पकाने से वह आवरण फट जाता है और श्वेत सार मुलायम होकर ऐसी स्थिति में आ जाता है जिससे वह हमारे आमाशय में शीघ्र ही पच सकता है। फिर भी जैसा आजकल प्रायः देखा जाता है, भोजन को पकाने का यह तात्पर्य नहीं कि उसे बहुत देर तक पकाया, सेका और भूना जाए। खेद का विषय है कि इस संबंध में अधिकांश लोग स्वास्थ्य संबंधी बातों का कुछ भी ध्यान नहीं रखते और केवल स्वाद की दृष्टि से भोजन को पकाते हैं। वे समझते हैं कि बहुत सा घी लगाने, खूब मसाले डालने, बढ़िया छौंक लगाने से भोजन स्वादिष्ट और उत्तम बन सकता है। इस दृष्टि से वे तरह तरह के व्यंजन और नमकीन तथा
मीठे पदार्थ ऐसे बनाते हैं जिनका जीवन तत्व बहुत कुछ निकल जाता है और जिनको पचाने में आमाशय को बड़ी कठिनाई होती है। शाकों को जिस प्रकार उबालकर, भूनकर तथा तलकर बनाया जाता है और उनमें अनेक प्रकार के ढेरों मसाले डाले जाते हैं, उससे उनका सारा लाभजनक अंश नष्ट हो जाता है और केवल फोक या छूछ ही हमारे खाने में आती है। शाक मानव शरीर के लिए बहुमूल्य क्षारों और विटामिन के भंडार होते हैं। उन्हीं के द्वारा हमारा स्वास्थ्य सुदृढ़ और स्थायी बनता है। शाकों को उबालने से सब तत्व पानी में घुल जाते हैं, जिसे आमतौर से फेंक दिया जाता है। इस प्रकार अज्ञानवश हम स्वयं अपनी बहुत बड़ी हानि करते रहते हैं और स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले कार्य करके बीमारी के बीज बोते रहते हैं। भोजन को पकाने में सबसे अधिक सावधानी की बात यह है कि उसे मंदी आंच पर पकाया जाए। तेज आंच में भोजन पकाने से विटामिन भी अधिकांश में नष्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि वे अधिक ताप को सहन नहीं कर सकते। प्राचीन समय में हमारे यहाँ प्रायः उपलों और कंडों से भोजन पकाने का रिवाज था, जिनकी अग्नि स्वभावतः मंद होती है, पर अब प्रायः लकड़ी से काम लिया जाता है और अनेक लोग तो पत्थर के कोयलों का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी अग्नि बहुत तेज होती है। कुछ लोग स्टोव को प्रयोग में लाते हैं, जिसमें मिट्टी के तेल की तीव्र लौ निकलती है। सुविधा, खर्च और समय की बचत की दृष्टि से कार्य किए जाएं, ये ठीक है, पर उसमें हम उस स्वास्थ्य रक्षा की बात को ना भूल जाएं, जिसके लिए वास्तव में सब प्रकार के उद्योग धंधे, कमाई और खर्च किया जाता है। इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं देते कि यदि इस प्रकार के भोजन से हमारे शरीर को उचित शक्ति प्राप्त ना हो सकी और हम आंतरिक अथवा बाह्य दृष्टि से निर्बल होकर तरह तरह के रोगों के शिकार बनते रहे, तो अंत में हम घाटे में ही रहेंगे। बीमारी में धन का खर्च होने के सिवाय उतने दिन तक बेकार बैठे रहेंगे और फिर शरीर और मन में क्षीणता उत्पन्न होकर हमारी जीवनी शक्ति में भी अवश्य कमी पड़ जाएगी। भोजन के तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए एक सरल विधि यह है कि उसे सीधा आग पर पकाने के बजाय भाप पर पकाया जाए। रोटी तो आग पर ही पकानी होती है, पर दाल, चावल और हर तरह की तरकारी भाप के ऊपर बहुत अच्छी तरह पक जाती हैं और उसका तत्व अधिकांश में सुरक्षित रहता है। इसके लिए बाजार में एक कुकर बिकता भी है, जिसमें अलग अलग चीजों को पकाने के लिए 3-4 छोटे छोटे पीतल के डिब्बे और एक लंबा बर्तन होता है, जिसमें उन सब डिब्बों को एक के ऊपर एक जमाकर रख दिया जाता है। उस बड़े डिब्बे में पाव भर के करीब पानी डालकर नीचे अंगीठी जला दी जाती है, जिससे भाप उठती है और सब चीजें उसी की गर्मी से पक जाती हैं। पुस्तक का नाम विटामिन युक्त आहार लें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। गेहूं की रोटी में बहुत महीन आटा काम में लाना ठीक नहीं होता। एक तो बिजली से चलने वाली चक्की में पिसा आटा वैसे ही बहुत कुछ भुना हुआ सा हो जाता है, फिर यदि उसे बारीक जल्ली में छान कर तमाम चोकर को निकाल दिया जाए तो वह सर्वथा सत्वहीन और निकम्मा हो जाता है। ऐसे आटे की रोटियां देर से पचती हैं और उनका लाभ भी बहुत कम हो जाता है। गेहूं के समस्त लाभदायक क्षार चोकर में ही रहते हैं। उन्हें अलग करके खाली मैदा को खाना जानबूझकर अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने के समान है। आटा मोटा ही पिसाना चाहिए और उसे मोटी चलनी से छानना चाहिए, जिससे केवल तिनका और भूसी निकल जाए। चोकर किसी हालत में आटे से अलग नहीं करना चाहिए। यही बात चावलों के विषय में भी है। आजकल चावल का छिलका बड़े कारखानों में मशीन द्वारा अलग किया जाता है और जो भूसी के साथ ही चावल के ऊपर लगे लाल परत को भी घिस डालती है। ये लाल अंश ही चावल का सबसे पौष्टिक भाग होता है और उसी में कई प्रकार के लाभदायक क्षार और विटामिन बी पाया जाता है। इतना ही नहीं, आजकल शौकीन खाने वाले तो पॉलिशदार चमकीले चावल खाना पसंद करते हैं, जो देखने में मोती जैसे लगे, पर इससे खाने वालों का स्वास्थ्य जो चौपट हो जाता है, उसका इन लोगों को कुछ भी ध्यान नहीं होता।
इसलिए जो व्यक्ति चावल का स्वाभाविक लाभ उठाना चाहते हैं, उनको यथासंभव हाथ का कुटा चावल काम में लाना चाहिए। दूध को अधिक पकाना हानिकारक है। इससे उसके समस्त बहुमूल्य विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए समझदार व्यक्ति सदा से एक उबाल का दूध पीना अच्छा बताते रहे हैं। दूध को यथासंभव मंदी आग पर पकाना चाहिए अथवा भाप द्वारा पकाना चाहिए। घंटों तक कढ़ाई में आग पर रखा हुआ और मोटी मलाई पड़ा दूध, जिसे अधिकांश लोग बढ़िया समझते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी काम का नहीं होता। दूध सदैव यथासंभव ताजा ही पीना चाहिए और उसे कम से कम गर्म करना चाहिए। वैद्यक शास्त्र में धारोष्ण दूध पीने की बड़ी प्रशंसा की है और निसंदेह दूध का सच्चा लाभ उसी दशा में मिल सकता है, पर यह तभी संभव है जबकि गाय अपने घर में पाली जाए। रसोई घर पृथक हो या किसी कमरे का भाग ही हो, कच्चा हो या पक्का, उसमें सफाई का ध्यान रखना अति आवश्यक है। रसोई बनाने के स्थान को नित्य धोना या साफ मिट्टी से पोतना चाहिए। उसमें वायु के लिए खिड़कियां रखी जाएं और धुआं निकालने का भी उचित प्रबंध हो। बंद स्थानों में रसोई बनाने से बनाने वाले को बहुत कष्ट होता है और अनेक बार आंखों पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। रसोई के बर्तन किसी भी धातु के क्यों ना हों, उनका बिल्कुल साफ रखना आवश्यक है। तावे और पीतल के बर्तनों में कलई करा ली जाए। यथासंभव तावे के बर्तन को खाना पकाने के काम में लाना ही नहीं चाहिए। रसोई बनाने वाले के वस्त्रों की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनेक स्थानों में देखा गया है कि रसोईदार की जाति का तो बहुत ध्यान रखा जाता है, पर उसके कपड़े सदैव ऐसे गंदे रहते हैं कि जिनको स्वच्छता प्रिय मनुष्य देख ले तो उनके बनाए भोजन को हाथ भी न लगाए। अच्छा तो यह है कि इस कार्य को घर की स्त्रियां अपने हाथों से ही करें और भोजन की उत्तमता, स्वच्छता, स्वादिष्ट होने का पूरा ध्यान रखकर प्रेम पूर्वक घर वालों को भोजन के हर दृष्टि से लाभदायक और निर्दोष होने का जितना ध्यान रख सकती हैं, उतना कोई और नहीं रख सकता। बिना भूख लगे हरगिज नहीं खाना चाहिए। जब मनुष्य को कड़ाके की भूख लगती है, उसी समय भोजन का सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है, पर साथ ही यह भी आवश्यक है कि हमको अपना कार्यक्रम ऐसा बना लेना चाहिए कि नियत समय पर भूख लग आवे और हम उसी समय भोजन कर लें। हमने अनेक बड़े चिकित्सकों के लेखों में पेट संबंधी व्याधियों के ऐसे रोगियों का उल्लेख पाया है कि जो वर्षों तक दवा करने पर भी ठीक ना हो सके, पर जब वे नियत समय पर भोजन करने लगे तो उनकी बीमारी पूर्णतः दूर हो गई। इसलिए भोजन के समय को छोटी बात नहीं समझना चाहिए और सदैव समय पर भोजन करने की आदत डालनी चाहिए। दिन में कितनी बार खाना चाहिए, यह प्रश्न भी प्रायः पूछा जाता है। इस संबंध में सबके लिए कोई एक सा अपरिवर्तनशील नियम तो नहीं बतलाया जा सकता, पर प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति यदि दिन में 2 बार भोजन करें 1, 9, 10 बजे के आसपास, तो यह स्वास्थ्य के लिए उत्तम कहा जा सकता है। इस अवस्था में सुबह का जलपान अनावश्यक होता है। जिनको आदत हो गर्मियों में ठंडाई आदि और जाड़ों में चाय आदि ले सकते हैं। हाँ, जो लोग दिन में 12-1 बजे खाते हैं, वे सुबह किसी प्रकार का हल्का जलपान भी कर सकते हैं। आशय यही है कि नियत समय पर 2 या 3 बार के बजाय कोई खाने की चीज कभी मुंह में नहीं डालनी चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में षट रस भोजन का विधान है और विस्तार पूर्वक यह बतलाया गया है कि गुणों की दृष्टि से किस रस को पहले और किसको पीछे खाया जाए। इसी प्रकार कितनी ही पुस्तकों में 56 प्रकार के व्यंजनों का जिक्र पाया जाता है। संभव है ये बातें किसी समय राजाओं और बड़े आदमियों के लिए सच रही हों, पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम तो पाठकों को यही सलाह दे सकते हैं कि वे यथासंभव प्रत्येक वार के भोजन में जहां तक हो सके कम प्रकार के पदार्थों का उपयोग करें। साधारण श्रेणी के व्यक्ति के यहाँ ना तो प्रतिदिन षट रस के खाद्य पदार्थ बन सकते हैं और ना वे प्रत्येक पदार्थ के ठीक ठीक क्रम का पालन कर सकते हैं। बहुसंख्यक जनता को तो रोटी और एकाध प्रकार के दाल शाक से ही काम चलाना पड़ता है। एक दूसरे से विरुद्ध प्रकृति के पदार्थ एक साथ खा लिए जाते हैं।
हम ये नहीं कहते कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन ना किया जाए, पर उनको प्रत्येक बार के भोजन में बदल कर काम में लाया जा सकता है। विशेष अवसर पर होने वाले उत्सवों, विशिष्ट त्योहारों, विवाह शादी के अवसर पर होने वाली दावतों पर इस नियम को भंग करना पड़ सकता है, पर उस समय भी जो लोग सावधान रहकर थोड़ा खाने का ध्यान नहीं रखते, उनको बाद में कष्ट उठाना पड़ता है। ज़्यादा दावत खाने वाले को बीमार अधिक होना पड़ता है। भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर में प्रतिदिन होने वाली स्वाभाविक क्षीणता की पूर्ति करना होता है। इसीलिए हमको भोजन में वे पदार्थ उतने ही परिमाण में ग्रहण करने चाहिए जिनसे वह पूर्ति ठीक ढंग से हो सके। जिस प्रकार आवश्यकता से कम खाने वाला दुर्बल और शक्तिहीन हो जाता है, उसी प्रकार अधिक खाने से शरीर में भारीपन, अजीर्ण, अपच आदि खराबियां पैदा होती हैं। इसीलिए चाहे घर में खाया जाए अथवा बाहर, इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि पाचन क्रिया पर, पेट पर कभी अनुचित भार ना पड़े। कभी भूल से ऐसा हो जाए तो दूसरी बार कम खाकर या बिल्कुल न खाकर उसका सुधार कर लेना चाहिए। भोजन के सामान्य नियम को जान लेने पर भी ऋतु परिवर्तन का ख्याल रखकर तदनुसार भोजन के पदार्थों में परिवर्तन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकारी होता है। आयुर्वेद के मतानुसार मकर संक्रांति के पश्चात जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तब से ठंड का घटना और गर्मी का बढ़ना आरंभ हो जाता है। इससे मानव शरीर का शोषण पहले की अपेक्षा अधिक होने लगता है और रुक्षता तथा उत्ताप की वृद्धि होती है। इसका संतुलन करने को उन दिनों चिकनाई युक्त ठंडे पदार्थ जैसे ठंडाई आदि का सेवन लाभदायक माना जाता है। शीत ऋतु में जब सूर्य के दक्षिणायन होने से उसकी किरणों की शक्ति कम पड़ जाती है और वे शरीर का शोषण कम कर पाती हैं तथा शरीर का उत्ताप भी घट जाता है, उस समय उष्ण वीर्य वाले या गर्म पदार्थ अधिक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ इसी सिद्धांत के आधार पर प्राचीन काल से जाड़े के मौसम में पौष्टिक पाक, लड्डू आदि बनाकर सेवन करने का रिवाज है। अब आर्थिक परिस्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है और घी, मेवा आदि पौष्टिक पदार्थ शुद्ध रूप में बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। अतः ताजा और सुपाच्य खाद्य पदार्थों के ही सेवन का ध्यान रखना चाहिए। ऋतु के अनुकूल भोजन करने की एक सीधी सादी विधि यह भी है कि जिस ऋतु में जो खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यथाशक्ति उन्हीं का प्रयोग किया जाए। मौसमी फल, शाक, अनाज परिमित मात्रा में सदैव हितकर होते हैं। जो लोग आदत से लाचार होकर खास तरह के भोजनों पर जोर देते हैं और ताजा पदार्थ नहीं मिलता तो उसे अचार, मुरब्बे आदि के रूप में खाते हैं या कृत्रिम रूप से डिब्बों में बंद भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, वे अवश्य अपने स्वास्थ्य को निर्बल बनाते हैं और सदैव डॉक्टरों तथा वैद्यों के आश्रित बने रहते हैं। आहार संबंधी पुस्तकों में जो साधारण नियम बताए गए हैं, उसको आंख बंद करके बालक, युवा, वृद्ध सब पर एक साथ लागू कर देना नासमझी की बात है। बालक और युवा लोगों को अवश्य ही विशेष रूप से शक्ति प्रदायक पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए तथा वृद्धावस्था आने पर उसका परिमाण और पौष्टिकता दोनों को ही कम करना आवश्यक है। वैसे वृद्धावस्था में निर्बलता आ जाती है और शरीर की गर्मी भी घटने लगती है। इसलिए सामान्य रूप से विचार करने पर वृद्धों को शक्ति प्रदायक और गर्मी उत्पन्न करने वाले भोजनों की और अधिक आवश्यकता है। पर सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भोजन उनको दिया जाए वह अच्छी तरह पच जाए। विशेषज्ञों ने जांच करके निर्धारित किया है कि जहां बिना परिश्रम करने वाले लोगों का निर्वाह 7-8 छटांक भोजन में अच्छी तरह हो जाता है, वहां साधारण परिश्रम करने वाले व्यक्ति 11-12 छटांक और कठिन परिश्रम करने वाले को 14 छटांक खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। अधिक परिश्रम करने वाले मनुष्य के शरीर में चिकनाई और श्वेतसार का ही व्यय अधिक होता है। प्रोटीन का खर्च ज्यादा नहीं होता, तो भी मजदूरों से ठीक काम कर लेने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन भी आवश्यक होता है, क्योंकि इससे उनके स्नायु और पट्टे मजबूत बनते हैं और अधिक दिनों तक कार्यक्षम बने रहते हैं।
इसके विपरीत जिन लोगों को घटिया भोजन पर ही गुजारा करना पड़ता है वे जल्दी ही थक जाते हैं और उन पर वृद्धावस्था भी शीघ्र आती है। जब हम मनुष्य के अतिरिक्त सब प्राणियों के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो जान पड़ता है कि वे सब प्रकृति द्वारा उत्पन्न पदार्थों की तरह कोई अपने भोजन को ना तो छीलता, पीसता, काटता, पीटता है और न कोई उसे आग पर रखकर गलाता, भूनता और गर्म करता है। इसका कारण यह है कि जहाँ अन्य पशु और प्राणी अपने लिए प्राकृतिक दृष्टि से उपयुक्त एकाध प्रकार का खाद्य पदार्थ ही सदैव काम में लाते रहते हैं, वहाँ मनुष्य अपनी बुद्धि के जोर से सैकड़ों तरह के पदार्थों को आवश्यकता, स्वाद और कौतूहल की दृष्टि से पेट में डालता रहता है, जिनका प्रभाव कभी हानिकारक और कभी लाभदायक सिद्ध होता है।